अब आगे ये देखें जी, Base is an open area inside the system unit to install additional equipment such as storage device. अच्छा, ये सिस्टम यूनिट है हमारे पास, तो इसके अंदर हमें पता है कि मदरबोर्ड इंस्टॉल है और काफ़ी सारी ड्राइव इसमें लगी हुई है, हार्ड डिस्क है वगैरह। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस है जिसमें आप कोई एडिशनल चीज़ लगाना चाहते हैं, आपके पास जो पहले से हार्ड डिस्क लगी हुई थी वो लेट से आपकी 100 GB की थी, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, एक और ड्राइव लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसमें पहले से मौजूद स्पेस बनी होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जरा ये देखिएगा, अब ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा ये CD रोम लगा हुआ है। अब ये खाली जगह है, ठीक है, ये स्पेस है, यहाँ पे आप एक और CD रोम इंस्टॉल करना चाहते हो। ये अगर CD रोम था, आप DVD लगाना चाहते हो, या अगर ये DVD लगा हुआ था और आप यहाँ पे DVD राइटर इंस्टॉल करना चाहते हैं। जिस तरह इतना चौड़ा ये है और उतनी ही चौड़ी ये जगह नीचे बनी हुई है, देखिए 5.25 इंचेस इसका साइज बता रहा है। इसी तरह ये हमारे पास एक जिप ड्राइव है और ये बे खाली जगह है। आप इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये अगर हमारे पास सिस्टम है तो ये क्या है, बेस है, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, मजीद ये स्पेस बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, जब हमने इसको आगे से खोला तो ये बीच में स्पेस बनी हुई है खाली। ये जो खाली जगह है जहाँ पर आप कोई और हार्डवेयर, एडिशनल हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे आप बेस कहते हैं। और इसमें देखिए, some bays are rectangular opening to hold disk drives, whereas some bays hold card reader and port USB and firewire. अच्छा जी, बेस आर आल्सो कॉल्ड ड्राइव बेस भी कहा जाता है। अब टू टाइप्स हैं जी, एक है एक्सटर्नल और एक्सपोज्ड ड्राइव बे। एक्सटर्नल और एक्सपोज्ड ड्राइव बे इज यूज्ड टू एक्सेस द ड्राइव फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। हमें उसको सिस्टम यूनिट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उसको आप ओपन करेंगे उसके अंदर जाके रखेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक्सटर्नल ही लग जाएगी। इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल और हिडन ड्राइव बेस इज हिडन इनसाइड द सिस्टम यूनिट। एग्जांपल ऑफ इंटरनल ड्राइव बेस इज द हार्ड डिस्क ड्राइव। अब जैसे भी आपको दिखाया था, CD रोम वो बाहर से आपको नजर आ रही थी, वो आप बाहर से उसको इंसर्ट करते हैं वहां से, तो वो क्या है आपकी एक्सटर्नल थी, और जो अंदर आपको खोल के भी सिस्टम दिखाया था, ये जरा दोबारा देख लें। अब ये क्या है, ये इंटरनल वे, ठीक है, और ये ऊपर जो जगह बनी हुई थी, जैसे ये इसके अंदर की जगह बनी हुई है, ये इंटरनल कहलाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ये एक्सटर्नल कहलाएगा। ये जो जगह है, ये ऊपर एक प्लास्टिक सा एक लगा होता है, इसको आप उतारते हैं और इसकी जगह CD रोम यहाँ ये जैसे ये पड़ा हुआ है, ये उठाया और इसके अंदर इंसर्ट कर, तो इसको एक्सटर्नल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मजीद अगर हम देखें तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास पावर सप्लाई होगी। ये आपके सिस्टम में इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसको दी जाती है, और ये आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी साइंस इसमें नहीं होती। 4-6 इस पे ये नेट लगे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता लाइट की फ्लक्चुएशन से ये जल जाती है और आप सिस्टम ऑन करते हैं और सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा, इट मीन्स कि आपकी पावर सप्लाई जल गई है। आप नई पावर सप्लाई मार्केट से लेकर आएँ और उसको ये उतारें और उसकी जगह ये लगा दें। सिर्फ यह है कि इसकी जो पावर्स हैं, इसकी उसको आपने देखना है, और उसको एहतियात से मदरबोर्ड के ऊपर एक उसकी पावर लगेगी, और बाकी जो भी कुछ हार्ड डिस्क के साथ लगती हैं, CD रोम के साथ लगती है, तो ये आपने देख के लगा देनी है। द पावर सप्लाई इज लोकेटेड इन द बैक ऑफ अ कंप्यूटर केस एंड ऑफन हैज इट्स ओन फैन फॉर कूलिंग। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, एनर्जी जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होती है वो हीट अमिट कर रही होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए ये फैन इसके अंदर इंटरनल लगा होता है, जो इस पावर सप्लाई को थोड़ा सा साथ साथ ठंडा भी करता रहता है। अच्छा, फॉर कूलिंग इट इज आल्सो कॉल्ड अ पावर सप्लाई यूनिट और PSU पावर सप्लाई यूनिट, यानी कि PSU। Most personal computers plug into a standard electrical outlet that supply in alternate current। AC होती है 110 पे चलती है, हमारे यहाँ तो ये 220 पर चलती है, हमारे यहाँ जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। The computer requires a direct current regaining from 3 to more than 15 volts
Power supply converts alternating current to a direct current that are needed by the various component of the system. अब चूंकि ये जो पावर सप्लाई काम कर रही होती है, ये तो बाहर से एसी हम यूज कर रहे होते हैं, एसी करंट, अल्टरनेट करंट, लेकिन इसको फिर ये अंदर से कन्वर्ट करके जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम वोल्ट्स चाहिए होते हैं, तो ये फिर उनके मुताबिक उसको डिवाइड करता है पावर को, और सबको उसके मुताबिक पावर सप्लाई मुहैया करता है। एसी अडाप्टर इज एक्सटर्नल पावर सप्लाई होती है, यूज टू रिचार्ज द बैटरी इन द नोटबुक। अगर देखें तो यहाँ पर ये लैपटॉप का अडाप्टर होता है, और इसमें भी एक बैटरी लगी होती है लैपटॉप में, आप उसको निकाल भी सकते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं जब उसकी एज खत्म होती है। इसी तरह बैटरी इज अ कंपोनेंट दैट सप्लाइज पावर टू अ डिवाइस, इट इनेबल्स द डिवाइस टू वर्क विदाउट अ पावर आउटलेट। अगर आपकी पावर चली जाती है तो बैटरी में वो चार्ज रहता है और फिर वो आगे उससे आपकी डिवाइस काम करती रहती है। ये आपकी बैटरी मोबाइल में भी लगी होती है और लैपटॉप्स में भी मौजूद होती है, इसका आप खुद भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमें एक छोटी सी चीज़ का एक कंपैरिजन किया गया है कि जो फैक्टर प्रोसेसिंग स्पीड, अब जितनी भी चीज़ हमने अभी पीछे पढ़ी, रजिस्टर, रैम, सिस्टम ब्लॉक सारे, अब हमने सबसे जो देखना है कि स्पीड के हवाले से जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो रजिस्टर्स में जो चीज़ पड़ी होती है, चूँकि वो बिल्कुल सीपीयू के अंदर होता है, वो ज़्यादा फास्ट होगा। उसके बाद फिर कैशे मेमोरी आ जाती है, फिर रैम आ जाती है, तो ये इस तरह से ये काम कर रहा होता है। ये था हमारा सिस्टम यूनिट का चैप्टर, जिसको हमने भी ख़त्म किया। नेक्स्ट हमारा इनपुट आउटपुट का शुरू होगा। सिस्टम यूनिट से रिलेटेड कुछ जनरल सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दें एज प्रैक्टिकल, तो वो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, दिस कंप्यूटर, और अगर आपके पास 7 है तो वहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा होगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आ जाए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन तो सिस्टम की जनरल हमें यहीं से मिल जाती है कि इसमें जो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो कौन सा है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास जो लैपटॉप मौजूद हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, दिस कंप्यूटर, या अगर विंडोज 7 है तो माई कंप्यूटर पे जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, तो सबसे ऊपर देखेंगे कि विंडोज एडिशन लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ जी विंडोज 10 एंटरप्राइज। अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज के वर्जन आए हैं या आगे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे विंडोज 10 के वो मुख्तलिफ वर्जन है, प्रोफेशनल है, होम है, इस तरह ये जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है ये विंडोज 10 एंटरप्राइज है। यहाँ से आप देखकर मुझे बता सकते हैं कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है, आपके पास जो लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है। उसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम से रिलेटेड, प्रोसेसर इसमें कौन सा लगा हुआ है, i5 है, 8 जनरेशन है, इंस्टॉल्ड मेमोरी इसकी 4 GB है, सिस्टम टाइप इसकी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको इंफॉर्मेशन उस वक्त चाहिए होती है जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे होते हैं, तो वो जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करें या किसी से लेते हैं या मार्केट से परचेज करें, तो आप उसमें देखते हैं कि वो किसी खास बिट को सपोर्टेड होता है। तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 32 बिट कम लाइंस हमने पढ़ी थी कि उसका जो बोर्ड है उस पर वो कम लाइंस को, 32 लाइंस को सपोर्ट कर रहा होता है, और इसमें 64 लाइंस पे सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो अब ये बात याद रखें कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप उस पर 64 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, आप उस पर 64 भी इंस्टॉल कर सकते हैं और 32 बिट भी उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे जी कंप्यूटर नेम, जैसे इसका F16-UO के मैंने इसका नाम रखा हुआ है, ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो वहाँ पर ये इसका नेटवर्क में जो नाम होता है वो ये नाम दिखाता है कंप्यूटर नेम। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो या आपने लोकल कोई नेटवर्क बनाया हुआ है तो वो यहाँ पर
नाम दिखा रहा होगा जो वहाँ पे नेटवर्क पे, वो ये नाम होगा। अगर आप नेटवर्क बना रहे छोटा सा तो उसमें ये नाम यूनिक रखा जाता है। ये आगे की चीज़ें जब हम नेटवर्क्स पे पहुँचेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जनरल सेटिंग में देखें तो ये हमारे पास डिवाइस मैनेजर का मतलब ये होता है कि इसमें इस जो हार्डवेयर है उसकी जनरल इंफॉर्मेशन, इससे पहले जो हमने देखा था वो हमने CPU-Z का जो एक थर्ड पार्टी टूल था उसके साथ भी हमने ये चीज़ें देखी हैं। अच्छा, टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके जब हम टास्क मैनेजर में गए थे वहाँ पर भी देखी है, लेकिन इसका ये भी एक तरीकाकार होता है जहाँ से हम चीज़ें देखते हैं। ये डिवाइस मैनेजर, ये हमें ये बता रहा है कि हमारे सिस्टम के साथ कौन कौन सा हार्डवेयर अटैच है, कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच हैं। अच्छा, इसमें आप जो चीज़ें देख सकते हैं कि हार्डवेयर कौन कौन सा अटैच है आपके कंप्यूटर के साथ। मसलन ऑडियो इनपुट आउटपुट्स आपके पास, माइक्रोफोन इसमें लगा हुआ है, रियल टेक का हाई डिफरेंस ऑडियो है, माइक्रोफोन जिससे अभी मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह स्पीकर्स इसमें जो लगे हुए, रियल टेक हाई डिफिशिएंसी ऑडियो इसमें, बैटरीज इसकी जो है, AC अडाप्टर इसमें लगा हुआ है, ब्लूटूथ भी इसमें मौजूद है जी, और उसका वर्जन ये है 4.1। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि सम टाइम हो सकता है आपने ये तजर्बा करना है अपने अपने लैपटॉप से, अपने अपने कंप्यूटर्स पर। सम टाइम ये होता है कि ये जब आप दिस डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उनके ऊपर येलो सिंबल बना होता है, येलो पीले कलर का एक निशान बना होगा। उसका मतलब ये होता है कि ये हार्डवेयर तो आपके इसमें इंस्टॉल है, हार्डवेयर लगा हुआ है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से ये हार्डवेयर काबिल इस्तेमाल नहीं है। अब अगर इसका हार्डवेयर इसमें इंस्टॉल ना होता तो सॉरी इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना होता तो ये ब्लूटूथ हम काम में इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा अपडेट ड्राइवर बता रहा है। प्रॉपर्टीज में जाता हूँ इसके, तो यहाँ से ये इसके ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर प्रोवाइडर, ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वर्जन इसका कौन सा है, अपडेट करना चाहता हूँ। अब होता ये है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर वो येलो सिंबल बना है तो आप उसको अपडेट, अगर तो आपके पास वो ड्राइवर मिल गया तो आप वो ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, उस पर ये चीज़ लिखेंगे कि मसलन अब ये हार्डवेयर लेट से ब्लूटूथ था, आप इसका नाम लिखें 0 और ये ब्लूटूथ 4.1, ये सारी चीज़ लिख के इंटरनेट पे सर्च करें और इसका सॉफ्टवेयर और लिखें ड्राइवर्स फॉर दिस, तो ये ढूंढने की कोशिश करें। सेकंड इसके बोर्ड का भी होता है, उसके थ्रू भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये लिखने के बाद जब आपको मिल जाए आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि अपडेट ड्राइवर करें और उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली सर्च करके इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, तो सम टाइम वो उठा लेता है और बाद दफ़ा वो ज़्यादातर उठाता नहीं है, लेकिन बाद दफ़ा वो उठा लेता है कि उसको इंटरनेट से चीज़ मिल जाए। इसके अलावा कंप्यूटर में अगर आप देखें तो ये हमें बता रहा है कि 64 बेस्ड PC है। इसी तरह ड्राइव, अब इसका जो हार्डवेयर में डिस्क है, चूँकि मेरे पास ये लैपटॉप है और लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो मैं देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ से ये मुझे बता रहा है कि वो ST SATA यानी कि ये उसकी स्पेसिफिकेशन वो यहाँ पर मुझे बता रहा है। इसके अलावा डिवाइस डिस्प्ले अडॉप्टर इस पे कौन सा लगा हुआ है, जो हमने पढ़ा था VGA कार्ड इसमें कौन सा है, इंटेल का HUD ग्राफिक्स 620 इसमें लगा हुआ है। तो इसमें इसके अलावा फर्मवेयर ये देखिए जो हमने पढ़ा था डिवाइस फर्मवेयर, वो भी इसमें लगा हुआ है। आप इसमें एक्सटर्नल वो कर सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट इसमें ये भी बनी हुई है। इसके अलावा इमेजिंग डिवाइस में मेरे पास इसमें इजी कैमरा इंस्टॉल्ड है, जिस पे ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर आपको आ रही है। कीबोर्ड में देखें तो स्टैंडर्ड PS2 कीबोर्ड है। माउस का वो इसकी कंप्लेंट माउस जो बना हुआ है, पैड जिसके ऊपर से मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ, इस पे हम आगे आते हैं इनपुट पे। फिर नेटवर्क अडाप्टर जिसके थ्रू लगा हुआ ये कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ। अब यहाँ पर ये देखिएगा एक वायरलेस अडाप्टर बता रहे हैं और एक मेरे पास ये GB जो है वायर्ड अडाप्टर है, ये इस वक्त मुझे ये दोनों दिखा रहा है। आगे बात करें अगर प्रोसेसर की तो देखिए ये हमने देखा था कि ये क्वाड प्रोसेसर था, इसमें 4 प्रोसेसर थे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और थ्रेडिंग जो कि इसमें इनेबल है तो 4 और 4 ये 8 हो गए। मजीद अगर हम देखते हैं तो इसमें जरा ये देख लेते हैं कि इसका जो साउंड कार्ड है वो इंटेल आर का है, डिस्प्ले ऑडियो, रियल टेक हाई डेफिशिएंसी ऑडियो। तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने सिस्टम से रिलेटेड देख सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा
अपनी हार्ड डिस्क को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको बता दूं कि आपके पास डिस्क कंप्यूटर है और वहाँ पे माई कंप्यूटर होगा, राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करता हूँ। ये विंडो थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इस पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, नया यूज़र कैसे बनता है वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल में जो आपको डिवाइस का ये जो स्टोरेज का ऑप्शन है इस पे मैं आता हूँ और ये डिवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, डिवाइस मैनेजमेंट पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे जो हार्ड डिस्क है उसकी चीज़ें बता रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिस्क ज़ीरो का मतलब ये है कि इसमें एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है और वो 931 GB की है। तो इसमें जो हार्ड डिस्क लगी है वो 1 टेराबाइट की है, ठीक है, 1 टी। तो अब उसकी जो टोटल है वो कैपेसिटी वो ये बता रहा है ऑनलाइन, यानी कि वो इस वक्त वर्किंग में है। डिस्क ज़ीरो, इसमें जो पहली, अगर मैं इस पे एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगाता हूँ तो जो पहली दिखाएगा सबसे पहले वो डिस्क ज़ीरो से शो करेगा, फिर डिस्क 1, फिर 2, 3 इस तरह से बताता जाएगा। और इसकी जो हार्ड डिस्क की जो पूरी है वो जो ड्राइव सी ड्राइव इसकी 500 GB की है। उसके बाद इसकी ये और ड्राइव है 873 MB की, ये सिस्टम यूज़ कर रहा है, रिकवरी भी सिस्टम यूज़ कर रहा है, ये भी सिस्टम यूज़ कर रहा है। उसके बाद 200 GB से ज़ायद की डी ड्राइव और 200 GB की ये एफ ड्राइव है। यहाँ पर भी अगर आप देखें डिस्क ज़ीरो की पार्टीशन 2, पार्टीशन 1 ये सी ड्राइव होगी, डिस्क ज़ीरो की पार्टीशन 5। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, ये इसकी पार्टीशन है डिफरेंट। ये कितने परसेंट यूज़ हो रही है, उसमें फ्री स्पेस कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो सी है उसमें फ्री स्पेस इसका कितनी है। उसके अलावा ये हमारे पास जो डी है इसमें फ्री स्पेस कितनी है, कितनी इसमें वो यूज़ है, कितने परसेंट फ्री है, यहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो हमने चैप्टर शुरू किया था सिस्टम यूनिट का, वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। और इसमें अगर आप देख लें, मैं भी तो उसमें हमने एक ओवरऑल एक स्केच यहाँ से ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी। तो सिस्टम यूनिट को हमने पहले पढ़ा, फिर हमने मदरबोर्ड इसको पढ़ा। अच्छा, इसमें जो हमने चीज़ें पढ़ी थी सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड को बड़ी हमने डिटेल में देखा कि मदरबोर्ड के ऊपर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। उसमें सबसे पहले हमने CPU, उसमें मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन सेट, सिस्टम क्लॉक, प्रोसेसर्स टाइप्स को हमने देखा और समझा बड़ी डिटेल में। और आजकल ये क्या ज़रूरत है, जब आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी, रजिस्टर्स को पढ़ा, प्रोसेसर कूलिंग को पढ़ा हमने कि उसमें फैन अपना लगा होता है, वो प्रोसेसर कैसे काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसर मिलकर, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, आजकल जो प्रोसेसर है किस तरह से ड्यूल कोर, क्वाड कोर है। उसके बाद फिर हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है सिस्टम में वो देखा। तो मेमोरी को हमने अच्छी तरह पढ़ा, रैम और रोम। आपके सिस्टम की अगर स्पीड कम है तो आप अगर उसकी सिर्फ रैम बढ़ाएं तो उससे भी काफ़ी हद तक स्पीड बेहतर हो जाती है। चूँकि होता ये है कि सिस्टम जो भी काम कर रहा होता है वो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे का सारा मेमोरी में लोड करेगा। उसके बाद जो भी आप वर्किंग करेंगे, अब मसलन मैं ये रिकॉर्डिंग अगर कर रहा हूँ तो ये सारे का सारा सॉफ्टवेयर पहले मेमोरी में लोड हुआ, उसके बाद फिर ये चलना शुरू हुआ। इसके साथ अगर मजीद में कोई चीज़ ओपन करता हूँ वो भी मेमोरी में लोड होती है। अगर मेमोरी ज़्यादा होगी तो स्पीड काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो मेमोरी के दो टाइप्स हमने पढ़ी, रैम रोम। कैशे मेमोरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसको समझा। स्लॉट्स, पोर्ट्स, बसेस को समझकर हमने ये चैप्टर इख्तिताम को पहुँचाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की तरफ मूव करेंगे।